जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अवैस सलीम और मेरे साथ आज फिर हैं मेरे दोस्त जनाब वाजिद अली सैयद साहब, वाशिंगटन डीसी से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। पिछले हफ्ते भी हमने गुफ्तगू की थी इनके साथ और उस वक्त डोनाल्ड लू कॉन्ग्रेशनल कमेटी में पेश होने वाले थे। हमने उनके इम्कानात पे बात की थी। पीटीआई की उम्मीदें बहुत ज़्यादा थीं उस हेयरिंग से, तो अब मैंने सोचा कि इनसे दोबारा बात की जाए कि वो उम्मीदें किस हद तक पूरी हुई, और कुछ रिपोर्टिंग तो उसके हवाले से हो चुकी है, लेकिन क्योंकि ये मौके पर मौजूद थे तो इन्होंने वहां मूड क्या देखा, और अब इसके बाद आगे का लाया अमल जो है वो पीटीआई का क्या है अमेरिका के अंदर, और जो अमेरिकी हुकूमत है या अमेरिकी इंतजामिया है वो इस मामले को आगे कैसे डील करेगी। तो वाजिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। एक थैंक तो यू। मुझे आप ये बताएं पहले जनरली कि इस वाक़े की रिपोर्टिंग जो आपने अभी तक देखी है, मैंने बल्कि इसके बारे में ट्वीट भी किया था कि ऐसे लगता है कि जो पीटीआई के हामी हैं वो ये कह रहे हैं कि जी डोनाल्ड लू ने जो है ना वो जो बयानात दिए हैं उससे तो इमरान खान साहब सच्चे साबित हो गए हैं। और जो पीटीआई के मुखालफीन हैं वो ये कह रहे हैं कि जी देखा वो उसने तो झुटला दिया सारा कुछ, तो इमरान खान और पीटीआई तो झूठे साबित हो गए। असल में क्या साबित हुआ है इस हियरिंग में, वो जरा आप हमें बताएं। अच्छा, हियरिंग इस लिहाज से इम्पोर्टेंट थी कि नई गवर्नमेंट बनने के बाद हम्म। पाकिस्तान के जो हालात हैं, और वी हैव टू एक्चुअली कंसिडर दिस कि अमेरिकन पॉलिसी टुवर्ड्स द रीजन एंड स्पेशली टुवर्ड्स पाकिस्तान वो क्या है। हम्म। यही थीम था। इसके अंदर जो कमेटी का जो पैनल था, कंग्रेशनल पैनल है, उसने जो गुफ्तगू की वो मेजॉरिटी इलेक्शंस के हवाले से ही थी। और ये भी था कि अब हमने पाकिस्तान के साथ डील कैसे करना है, नई गवर्नमेंट के साथ डील कैसे करना है। हम्म। तो वो बहुत वाजे तौर पे, बजाय इसके कि कोई डिप्लोमेटिक किसी किस्म की सेंटेंसिंग होती, तो बहुत वाजे अल्फाज में डोनाल्ड लू ने एज असिस्टेंट सेक्रेटरी अपना और अमरीकी पॉलिसी के हवाले से गुफ्तगू की। अच्छा, हॉल के अंदर मेजॉरिटी लोग जो हैं वो पीटीआई के ही थे। उसकी एक बड़ी रीजन ये है कि उससे पहले ये ढंडोरा पीटते रहे हैं कि हम करवा रहे हैं, तो हम्म। पीटीआई के यहाँ के जो डायस्पोरे के लोग हैं उन्होंने करवाया। अच्छा, वो लोग अप्रोच तो किया उन्होंने, एक रेजोल्यूशन भी इस हवाले से कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी होनी चाहिए, वो अपने अपने कांग्रेसमैन अपने अपने हलकों के लोगों से बात करके वो करवा और चुके हैं। हम ये जानते हैं, अब जो लोग अमेरिकी सिस्टम को जानते हैं, कि यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट की बात को अहम समझते हैं, उनको जवाब देते हैं, और बिल्कुल। ख़ास तौर पे अगर वो उनके डोनर भी हों तो फिर तो वो उसको अपना फर्ज समझते हैं। और यही यही हमने देखा कि वो फिर प्ले पैन आउट हुआ कि यही कॉन्स्टिट्यूंसी के इन्हीं लोगों को, क्योंकि अब इलेक्शन का साल है, मेरे ख्याल हमने लास्ट टाइम भी इस पे बात की थी कि इलेक्शन का साल है, तो अपनी इन्हीं कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को उन्होंने बात की, उनसे जो क्वेश्चंस वगैरह लिए पाकिस्तान के हवाले से, और फिर उसी तरह के क्वेश्चन वहां पे पूछे भी। बहुत कम ऐसे सीनियर मेंबरान थे पैनल के जो पाकिस्तान को बहुत पुराना जानते हैं और पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ा सा इल्म भी रखते हैं। हम्म। लेकिन यह ऑब्वियसली इट वाज ओवरशैडोड पीटीआई या इमरान खान साहब के साथ क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। एक और बड़ी दिलचस्प बात सूरत ये थी कि जब भी डोनाल्ड लू ने किसी साइफर के हवाले से जब भी बात हुई, तो उनको पीछे से फिर नारे मारे गए, झूठा झूठा करार दिया गया। तो दैट वाज नॉट इन अ गुड टेस्ट। बट कुछ लोगों को अदरवाइज निकाला भी गया फिर वहां से। कोर्ट में इनके कुछ लोग थे जो वहां बैठे थे और वो फ्री इमरान खान के नारे भी लगाते रहे, जिसका देखें रियलिटी से जो ग्राउंड पे है, या जो अदालती कार्रवाई उनके खिलाफ जिन केसेस के ऊपर हुई उनसे कुछ लेना देना नहीं था। ऐसे ही जज्बाती किस्म के सियासी कोर्ट नारे थे। बैंक की तो बड़ी पुरानी एसोसिएशन है ना इमरान खान से, जब इन्होंने वो ड्रोन्स के खिलाफ एक एहतजाज किया था तब से इनका वो चल रहा है आपस में। जी 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 जी। तो वही दो तीन लोग हैं जो हमेशा आते हैं और वही आके नारेबाजी भी करते हैं। उसकी वजह से उन्हें किक आउट कर दिया गया था, अच्छा, लेकिन ये ये बड़ा नारेबाजी अफसोस पीटीआई के था। लोगों ने करने की कोशिश नहीं की? वो जो इतने जज्बाती थे उन्होंने अपने जज्बात का इजहार उस कमरे के अंदर नहीं किया? वो सर जी कटे जाते ना फिर, तो मैंने ना करो। तो वो दे वांटेड टू सिट देयर एंड गो थ्रू दैट के इस के उनको डोनाल्ड लू को सुने कि वो क्या पाकिस्तान के हवाले से वो क्या बात करेंगे। उनकी दिलचस्पी पाकिस्तान से ज्यादा ये थी कि इमरान खान के बारे में क्या बात करेंगे। और चूंकि खान साहब ने ही नाम लेकर डोनाल्ड लू का ये साइफर वाली सारी कंस्पिरेसी थ्योरी को पुश आउट किया था,
तो उस वजह से डोनाल्ड लू के मुंह से ही ये इसके बारे में बात करना, दिस वाज द फर्स्ट टाइम सिंस साइफर कि डोनाल्ड लू ने खुद पब्लिकली, और वो भी कंग्रेशनल पैनल के सामने बैठ के ये कहा है कि उसके बाद से उनको, ना सिर्फ उनको बल्कि उनकी फैमिली को भी डेथ थ्रेट्स जो है वो फेस करनी पड़ी, और फिर वो मामला पुलिस तक भी लेके गए हैं और कुछ कंप्लेन वगैरह भी करवाई है। बट दिस वाज अ वेरी बिग मोमेंट इन दैट हाँ, वो सेंस। उसको रिकॉर्ड पर लाए, और वो जो जिस लहजे में उन्होंने उसका जिक्र किया उससे पता लग रहा था। लेकिन ये मैं जब मैंने ये सुना तो मैं ये सोच रहा था कि जब आप इस तरह से पर्सनली हर्ट होते हैं किसी चीज पर, तो क्या ये भी पॉलिसी को इफेक्ट कर सकता है और आपके काम को कहीं ना कहीं असरअंदाज हो सकता है उस पर? प्रॉबली मेरा ख्याल है कि ह्यूमन नेचर है कि होना होना भी चाहिए, लेकिन ये कि आई थिंक वो एक जिम्मेदार ओहदे पर हैं, और जिम्मेदारी का जो मुजाहिरा है वो यही है कि आप उसको, अपने जज्बात को उसमें ना आने दें। ये जिस तरह इमरान और खान ने एक एक के अहम बारे बात मेरा ख्याल है जो लोगों के समझने की है यहाँ पे, वो ये है कि वो पॉलिसी एग्जीक्यूट करने वाले हैं, पॉलिसी बनाने वाले नहीं है। यस, यस, दिस इज वेरी मेजर, क्योंकि उसको एग्जीक्यूशन जो है वो तो एडमिनिस्ट्रेशन ने पॉलिसी बनानी है। हम्म। और वो खासी वाज़ेह है कि आप इंडो पैसिफिक का हिस्सा भी नहीं है। अफगानिस्तान जब तक हॉट था उस वक्त तक आपके साथ एंगेजमेंट थी, लेकिन अब सिर्फ इतनी एंगेजमेंट आपने रखनी है कि बॉर्डर के ऊपर जो आपकी लेन देन तालिबान के साथ होता है, अफगानिस्तान में आना जाना जितना भी जो जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उसके हवाले से, कि वो पाकिस्तान में ना आए या ऐसी कोई कार्रवाई ना करें। बट अदरवाइज ओवरऑल बस वो इतना इतना सा है कि भाई जितना मिनिमम इनके साथ रखा जा सकता है उतना ही रखा जाए। हम्म। बिल्कुल सही। वो तो गुड ओल्ड डेज जहाँ पे जब हमें जहाँ से लोग जाते थे, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, सीनियर लोग वहां जाते थे, वहाँ सीनियर लोगों को मिलते थे, जब आपके लिए मिलिट्री की फंड्स भी अवेलेबल होते थे और सिविलियन हेल्प भी अवेलेबल होती थी, वो अब दौर खत्म हो गया। हम्म। अच्छा, आपने कहा कि ओवर शेडो हो गई हियरिंग, जो बार बार इमरान खान की तरफ पिवट होते रहे सवाल। उनके हामियों को तो यह शिकवा है कि जितना जोर कांग्रेस के अरकान को डालना चाहिए था इमरान खान के इशू पे, उतना नहीं डाला उन्होंने। हाँ, अब वो शिकवे तो उनके अपने हैं। वो तो चाहते थे कि सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर होने के बजाय सिर्फ इमरान खान के ऊपर हेयरिंग होती। हम्म। तो ऐसा होता तो नहीं है। मैं कल भी किसी से बात हो रही थी कि ब्रैड शर्मन, कांग्रेसमैन ब्रैड शर्मन ने तो बहुत, आपको याद होगा कि बड़ा जज्बाती होकर उन्होंने कहा था कि हमारे, और कोई जवाब उन्होंने सुना नहीं, सिर्फ सवाल पे सवाल दागे। और उसके बाद उन्होंने ये कहा, सजेस्ट ये किया कि अमेरिकन एम्बेसडर को जाके मिलना चाहिए हम्म। इमरान खान को जेल में। साथ में ये एड ऑन किया कि टू सो दैट he lives to tell the tale हम्म। of his wrongful prosecution, something इस किस्म वैसे की है। फिक्रा बड़ा अच्छा था, सुनने में बड़ा अच्छा लगा, उसमें एक ड्रामाई अंदाज था। लेकिन मैं हाँ, हैरान हो रहा था कि यही ब्रैड शर्मन जो है, उसी दिन उसी बिल्डिंग में जस्टिफाई करते रहे जो कुछ गजा के अंदर इसराइल कर रहा है उसको। हाँ, वहां पर उनको इंसानी हकूक याद नहीं है। राइट। तो वो इसके वही ना, वो देखें, वो एक पोजीशन मिडिल ईस्ट के ऊपर उनकी डिफरेंट है, पाकिस्तान के ऊपर डिफरेंट है। एक जमाने में पाकिस्तान को इतना पसंद भी नहीं करते थे, अब वो इमरान खान के बहुत के बारे में बात करते हैं। तो ऑब्वियसली के पीटीआई या डायस्पोरा के वो लोग जो उनको, उनके फंड रेजिंग में आते हैं, या उनके वोटर्स हैं या उनके डोनर्स हैं, उनकी तरफ से एक 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 डिमांड थी, और उस डिमांड को उन्होंने फुलफिल किया। और आपको याद होगा कि लास्ट ईयर तो इन्होंने अलहदा से एक हेयरिंग की थी जिसका कोई ताल्लुक नहीं था किसी कमेटी से, हम्म। बट ही वॉज देयर लीडिंग दैट, और उसमें हम्म। भी उन्होंने बहुत सारे लोगों को बुलाया था। अच्छा, सो दिस एक वाज एक सेकंड। ख्याल जो पीटीआई के लोग बार बार कह रहे हैं, वो उनके अंदर बड़ी इससे उम्मीद जागी है। वो ये कह रहे हैं कि पहली दफा अमेरिका के अंदर जो है वो लॉबिंग की है पाकिस्तानियों ने इस तरह, और सियासी अमल में हिस्सा लिया है। तो मैं सोच रहा था, हमने पहले भी इस पर बात की थी, कि वो एक डैना रोरा बाकर हुआ करते थे, वो बलूचिस्तान के लोग जो हैं, जो अलहदगी पसंद हैं, उनकी लॉबिंग के नतीजे में वो बार बार हेयरिंग किया करते थे 10-12 साल पहले। फिर राइट। इसी तरह, अब मैं नाम भूल रहा हूँ, लेकिन एक और कांग्रेसमैन होते थे वो जो वीओए का सिंधी चैनल बनवाने के जी, पीछे चल पड़े थे। तो जी, जी, ये होता तो रहा है, सिर्फ ये है कि शायद ये जो एक मेनलैंड पंजाब है, जो पीटीआई के लोग जो पहले एस्टैब्लिशमेंट के बड़े हामी हुआ करते थे, उन्होंने इस तरह की लॉबिंग पहले नहीं की, या जो डॉक्टर्स हैं जिनकी पहले लॉबिंग बस इतनी होती थी कि किसी कांग्रेसमैन या सेनेटर के साथ तस्वीर खिंचवा के लोगों को दिखाएंगे और बताएं कि हमारे कितने ताल्लुकात हैं, वो पहली दफा शायद इस धारे में आए हैं।
नहीं जी, हाँ, ये कह सकते हैं। 2019, अगस्त 2019 में जब कश्मीर वाला हो गया, मोदी गवर्नमेंट की तरफ से जो डिसीजन लिया गया था, उसके बाद से बहुत फोर्सफुल किस्म की लॉबिंग की थी पाकिस्तानी डायस्पोरा ने, हम्म। अलॉन्ग साइड विद कश्मीरीज। लेकिन कश्मीरी से ज्यादा पाकिस्तानी डायस्पोरा बहुत आगे था। और ये अगर अफेक्ट हो गया 2020 के बाद, मार्च के बाद से, जब से ये कोरोना का शुरू हुआ, वरना उनकी एक्टिविटीज उस वक्त जो लॉबिंग करने अमेरिकन को और उनके बारे में बताना कि कश्मीर में क्या हो रहा है, दैट वाज अ बिग डील। तो उसके बाद से देखिए, कुछ चीजें इस तरह भी हेल्प करती हैं कि हेयरिंग तकरीबन हर इलेक्शन के बाद, और पाकिस्तानी इलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तानी इलेक्शन जितनी बार भी हुआ है, उसके बारे में यहाँ पर कोई ना कोई हियरिंग जरूर होती रही है हम्म। पोस्ट हाँ, इलेक्शन। बिल्कुल। सो अब जब एक तो साइफर का केस चल रहा का मामला चल रहा था, उसके बाद से जब नई गवर्नमेंट आई है, तो उसके हवाले से इलेक्शंस हो चुके हैं, उसके हवाले से तो ये डिस्कशन तो होनी ही थी। इट वाज पार्ट ऑफ द रेगुलर प्रोसेस। लेकिन उस प्रोसेस को ये अब क्लेम कर रहे हैं कि जी हमने कर ला के किया, लेकिन स्टेट डिपार्टमेंट्स को क्लैरिफाई कर चुके, इट्स अ रूटीन थिंग। सो लॉबिंग एफर्ट्स उस तरह जिस तरह वो क्लेम कर रहे हैं, उस तरह है भी नहीं। तो अब इसमें से टेंजिबल क्या निकला पीटीआई के लिए, या आगे अब वो इसको फॉलो अप कैसे करेंगे? मेरा ख्याल है तो अब हमें ये भी एक जहन में रखना चाहिए कि एक फुल जो कमेटी है उसकी हेयरिंग नहीं थी। ये तो एक हम्म। सिर्फ एक उसकी सब कमेटी की हेयरिंग थी। और उसमें भी जितने आपने लोग देखे हैं, दो आ रहे थे, दो जा रहे थे, तो कोई 8-10 लोग थे पैनल के जो हिस्सा थे। उन्होंने क्वेश्चनिंग की। उसमें पाकिस्तान के इलेक्शंस वगैरह के हवाले से बात हुई। इसके बाद में पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात, या अमेरिका के ईरान के सब ताल्लुकात, उसमें उसमें पाकिस्तान कहाँ फिट होता है और अफगानिस्तान कहाँ फिट होता है, तो इसके हवाले से बहुत डिटेल हम उस पर आगे बात कर लेते हैं। वो हुई। लेकिन हम्म। को इसमें इससे ज्यादा और कुछ नहीं मिलेगा। हम्म। बस बिल्कुल ये सही। हो गया। अब ये और अब नई कमेटी कब बैठे, कब आए, फिर उसमें क्या पोजीशन हो, फिर अभी इलेक्शंस आने वाले हैं, फिर जब इलेक्शन हो जाएंगे, फिर उसका जब रिजल्ट आएगा, उसके बाद जब ये सारे लोग कांग्रेसमैन दोबारा आके बैठेंगे, फिर उस वक्त तक तो साल 1.5 साल हो गुजर चुका होगा। हम्म। और खास तौर पे उस सूरत में जबकि अमेरिकी हुकूमत बड़ा वाज़ेह तौर पर यह बता चुकी है कि ये उनके ख्याल में जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं पीटीआई की तरफ से, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। वो नई हुकूमत के साथ आगे चलने का इरादा जाहिर माफ कीजिएगा, आगे चलने का इरादा जाहिर कर चुके हैं। इस एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी इज नॉट डिफरेंट जो डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी थी टुवर्ड्स पाकिस्तान। कुछ ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा। आते ही इन्होंने ग्रीन अलायंस का शुरू किया है। मुझे जहां तक याद है कि पाकिस्तान में एम्बेसडर भी कोई नहीं था फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। लेकिन कम से कम अब वहां पर डोनाल्ड ब्लूम एज एम्बेसडर सर्व कर रहे हैं। और उसमें भी ग्रीन अलायंस और पाकिस्तान के साथ जो इकोनॉमिक पाकिस्तान की जो ट्रबल्स हैं उसको, और फिर क्लाइमेट चेंज को का जो इफेक्ट्स हैं उसको साथ डील करने के लिए, तो जो कॉपरेशन चल रही है, जो चल रही है, सो जो भी नई एडमिनिस्ट्रेशन आएगी वो हम्म। तकरीबन इसी को ही रखेगी। क्योंकि पाकिस्तान में अब इन्होंने जब ये एक्सेप्ट कर लिया कि ये गवर्नमेंट है, इसमें जो इलेक्शन हुए थे ये कंपेटिटिव थे। हाँ, इनके ऊपर जो एलिगेशंस हैं ऑफ इरेगुलरिटीज, उनकी इन्वेस्टिगेशन जरूर होनी चाहिए। वो ਜਦੋਂ होएगी उਦੋਂ होएगी, उसका तो जो नतीजा निकलेगा वो निकलेगा। वो पाकिस्तान इनको कन्वे कर देगा अगर इन्होंने ज्यादा पूछा भी तो। बट ओवरऑल द सिस्टम इज कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि अच्छा जी ये गवर्नमेंट है। उसकी बड़ी रीजन ये है कि आपकी इतनी बड़ी पॉपुलेशन, और इसमें डोनाल्ड ने उसका जिक्र भी किया था कि आपकी जो जितने भी महसूलात है उसका 70% तो डेट सर्विसिंग में जाएगा। हम्म। सो आईएमएफ के प्रोग्राम को वहां पर इंप्लीमेंट करवाना फॉर योर इकोनॉमिक रीजंस, जो वोज हैं आपकी बिजनेस के हवाले से भी और इकोनॉमी के फाइनेंस के हवाले से भी, उसमें यही गवर्नमेंट है जो कर सकती है। सो हम्म। कॉन्टिन्यूटी मुझे नजर आ रही है कि अगर कोई यहाँ पर कोई चेंज होता भी है, ये पॉल तो ओवरऑल पॉलिसी चेंज नहीं होगी। बिल्कुल सही। अच्छा, फाइनली इस बारे में मुझे ये बताएं, आप तो खैर उस कमरे के अंदर थे जहाँ हियरिंग हो रही थी, सुना है बाहर भी कोई धमा चौकड़ी मच रही थी पीटीआई के हामियों के अंदर, आपस में कोई लड़ाई बड़ाई आर्गुमेंट हो रहा था, ये क्या मामला हुआ? हाँ, ये कुछ लोग हैं जो एक तो पार्टी, खैर मैं उसको पार्टी तो नहीं अब मानता हूँ, लेकिन ये है कि जो भी बचा खुचा रह गया है उसमें
डिविजन्स हैं अब बहुत सारी। कुछ टेक्सास के लोग हैं जो कहते हैं कि जी हम हैं सब कुछ करने धरने वाले। फिर यहाँ पे वर्जीनिया का अपना एक डेरा है, जिसको आप जो आप जानते ही हैं, जो उन लोगों को भी जानते हैं, उन्होंने बड़े काम किया हुआ है, बड़े बड़े बरसों से खान साहब के लिए और पीटीआई के लिए भी वो करते रहे हैं, काम करते रहे हैं। कुछ नए लोग आए हैं जो कहते हैं कि जी अब हमसे बड़ा चौधरी कोई नहीं है। तो इस किस्म के मामलात हैं, उसी उसी वजह से ही वहाँ पे कुछ स्कर्मिश वगैरह, स्कर्मिश तो खैर नहीं है, लेकिन है कि वो उनकी लड़ाई वगैरह का सुनने में आया। ये बहुत बाद में हुआ था, लेकिन चूंकि मेरा इंटरेस्ट ये था कि कमरे के अंदर क्या हो रहा है, और उसके बाद में हियरिंग खत्म होने के बाद कमरे के बाहर जो वो हुआ, तो वो मेरा ख्याल है कि ये पीटीआई का भी एक करेक्टरिस्टिक है कि वो आपस में लड़ पैंदे ने। अगर उन्हें कोई और निशाना ना मिले तो, और ऐसे मौकों पर एक वो दौड़ ये भी तो हो जाती है ना कि क्रेडिट किसको मिलेगा। हाँ, एक बड़ा मसला है ना। तो फिर उसमें भी देखें, जितने भी प्रोटेस्ट वगैरह हुए हैं उसको ये ओन कर लेते हैं। वो एक पार्टी कहती है ये हमारे हमने किया, दूसरी पार्टी कहती है हमने किया। और इसमें अगर कोई बदली होती है तो फिर ये, जो कि होती है आमतौर पे, आपको पता ही है पीटीए के जितने भी इस किस्म के प्रोटेस्ट होते हैं, गालिम गलौज और ये वो, तो उसमें फिर पार्टी लीडरशिप कहती है कि नहीं, इनसे हमारा ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये इससे हमारा ताल्लुक है। तो हम्म। वो एक कॉन्फ्लिक्टिंग किस्म की उनकी चीजें हैं, लेस उनकी। लेकिन बाद में पता लगा था कि उनकी फिर सुलह भी हो गई थी। तो ये बिल्कुल। होता रहता है। हम्म। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे एक चलते हैं इस हेयरिंग से। ये जो ईरान के हवाले से वहाँ बात हुई है, बड़ा मेरा ख्याल है कि मीनिंगफुल एक पैगाम उन्होंने वहाँ दिया है। और मैं बहुत ज्यादा। याद कर रहा था कि जब हम और आप स्टेट डिपार्टमेंट की ब्रीफिंग्स कवर किया करते थे 10-12 साल पहले, उस वक्त भी जब ये ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का जिक्र पहली दफा हुआ था पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में, तो यही मौकफ था स्टेट डिपार्टमेंट का। तो एक तरह से राइट। तो उन्होंने उसको दोहराया है, लेकिन ये जो अब नई रियलिटीज हैं उस खत्ते की, उसमें ये कितना अहम है? अब बहुत अहम है, बहुत अहम है। मेरा ख्याल है कि अगेन डोनाल्ड लू ने बिल्कुल डिप्लोमेटिक गार्ड टाइप का कुछ नहीं रखा था। ही वॉज हम्म। वेरी टू द पॉइंट, वेरी क्लियर अबाउट यूएस पॉलिसी टुवर्ड्स द रीजन एंड अगेन पाकिस्तान। दो पॉइंट से ईरान के ऊपर है। एक तो उन्होंने गैस पाइपलाइन का वाज़ेह तौर पे कहा कि ये हमने नहीं बनने देनी, हम्म। और वी आर ट्राइंग टू अचीव दैट गोल, वो उस तरफ चल रहे हैं। दूसरा, उन्होंने एक बड़ा बारीक सा पॉइंट वहां पे मेंशन किया कि पाकिस्तान के पास तो पैसे ही नहीं है। ये कौन वो डोनर्स हैं, ये फंड्स हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसके लिए पैसे देंगे, वो हम्म। तो आपके पास है नहीं। तो ये तो पाकिस्तान का भी, फिर उसने ये भी कहा कि पाकिस्तान ने हमको ये भी नहीं कहा कि जी हमें कोई वेवर दे दें ताकि हम इसके ऊपर काम कर देते। पाकिस्तान ने इसके ऊपर कोई बात ही नहीं की। और आपको याद होगा जब ये निगरान गवर्नमेंट जा रही थी, तो आखिरी एक हफ्ते में इलेक्शन से पहले ही कुछ उन्होंने इस किस्म की ही बात की थी कि हम लेटर लिखेंगे। लेकिन फिर द वेरी नेक्स्ट डे उन्होंने फिर अपना वो डिसीजन रिवर्स कर लिया था कि उन्होंने फिर कोई लेटर नहीं लिखा। ये पाकिस्तान में सिर्फ रिपोर्ट हुआ, उसके बाद फिर ये भी हुआ कि अब जो निगरान जो कैबिनेट है वो अब इनको इस किस्म का कोई लेटर नहीं लिखेगी। तो ये बड़ा वाजे था। दूसरा उन्होंने जो बात की वो ये थी कि ईरानियन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के हवाले से, उस पे भी उसके भी कांग्रेसमैन ने पूछा डोनाल्ड लू से कि आप पाकिस्तान को ये बताते रहते हैं कि हमारी रेड लाइंस क्या हैं। तो दिस वाज द फर्स्ट टाइम ही एक्चुअली यूज्ड द वर्ड रेड लाइंस, वी हैव इन्फॉर्म्ड पाकिस्तान अबाउट आवर रेड लाइंस। सो आई हम्म। थिंक दिस वाज वेरी मीनिंगफुल। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि अब ये, अच्छा, एक बात जो मैं फाइनली आपसे पूछना चाहता हूँ वो है इकोनॉमी के हवाले से। पाकिस्तानी इकोनॉमी के भी बारे में वहाँ बात हुई, और अब क्योंकि नए वजीर खजाना जो है वो ये इंडिया भी दे चुके हैं कि आईएमएफ के साथ उनको आगे मुज़ाकरात करने हैं। तो इस मामले में अमेरिका क्या रोल अदा कर सकता है, क्या हेल्प कर सकता है हमारी इस इकोनॉमी को वापस ट्रैक पर लाने में? आई थिंक अमेरिका इज डूइंग व्हाट इट कुड ऑलरेडी। ये एक तो ग्रीन अलायंस का आ गया, तो ग्रीन अलायंस पार्ट ऑफ दैट, जिसमें आपके एग्रीकल्चर वगैरह को रिवाइटलाइज करने के लिए, उसको आगे लेके जाने के लिए, उसमें मेजर चेंजेस करने के लिए वो कर रहे हैं। दूसरा उनका मेजर पॉइंट आईएमएफ के को अप्रूव करवाना, मेरा ख्याल है हिस्सा होगा अमेरिका का उसमें। और फिर वो जो प्रोग्राम है उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, उसके लिए जो रिफॉर्म्स आपको कैरी आउट करने हैं, वो भी बहुत जरूरी है। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ इसमें, कि आज से कुछ 6 महीने पहले ये हमारे जो अब इस वक्त नए वजीरे फाइनेंस हैं, ये यहाँ पर एक बिजनेस डेलीगेशन लेके आए थे।
और वो यहाँ पर आके आईडीएफ से और एक दो और जो जितनी भी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आईएमएफ के को भी मिले थे, फिर ट्रेजरी को मिले थे। तो पॉलिसी के हवाले से, बिजनेस के हवाले से, इकोनॉमी के हवाले से वो ऑलरेडी वो बिजनेस डेलीगेशन यहाँ आके लोगों को मिलके गया। 2 दिन के लिए वो आए थे। और उस डेलीगेशन को लीडिंग, उसमें बिजनेसमैन थे पाकिस्तान से, उसके जो लीड कर रहे थे वो मोहम्मद औरंगजेब साहब थे। हम्म। और जब मेरी उनसे बात हुई उसके बाद, 2 दिन के बाद जब वो जा रहे थे, इसके छोटी मैंने खबर भी दी थी, लेकिन जो हमारी डिटेल में बात हुई थी उसमें उन्होंने एग्जैक्टली यही पॉइंट मेंशन किए थे जो इस वक्त चल रहे हैं। उनका ही कहना ये था कि जी हमने एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स का करना है, जो रियल एस्टेट है उसके ऊपर टैक्सेशन का करना है, फिर हमारी जो एसईओज हैं उनको हमने प्राइवेटाइज करना है या उनसे जान छुड़ानी है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज्यादा आपका पैसे लगते हैं। फिर जो बिजनेस नेट है, और ही वॉज वेरी क्लियर ऑन दिस कि जो रेगुलर रेगुलर सेक्टर है और फिर जो सैलरीड क्लास है, आप उससे कितना का आप उसके ऊपर उनके ऊपर दबाव डालते जाएंगे, या पेट्रोलियम प्राइसेस के हवाले से कितना करते जाएंगे। सो ही वॉज वेरी क्लियर अबाउट इट। और वही जो मीटिंग्स उनकी हुई थी उसके अंदर जो पॉइंट्स उन्होंने बताए थे, तकरीबन उसी किस्म की बातें यहाँ पर अब हो रही हैं। नई गवर्नमेंट ने, और ये उन्होंने तब भी कहा था, नई गवर्नमेंट ने भी अब ये डिसाइड किया है कि हमें आईएमएफ के साथ एक प्लान चाहिए जो कि 3 से 5 साल तक का जरूर होना चाहिए। सो अब मेरा ख्याल है 4 साल की बात हो रही है, तो इन इन द मिडल देयर, तो उसमें यूएस रोल बहुत वाजे है टू बिल्कुल मेक सही। दिस हैपन। हम्म। बिल्कुल सही। चले देखते हैं कि अब ये मामलात आगे कैसे चलते हैं। कोई डोनाल्ड लू साहब के साथ कोई मुलाकात पाकिस्तानी किसी वक्त की अमेरिका के अंदर या पाकिस्तान के अंदर कोई इम्कान है? अभी तक तो कुछ नहीं है। मेरा ख्याल है कि चूंकि रमजान चल रहा है और फिर ईद है, तो ईद के बाद कोई ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई ना कोई जरूर जाएगा, और जाके हम नई गवर्नमेंट के साथ की जो करता धरता है, सारे जो लीडरशिप है उनके साथ मुलाकात करेंगे। एक एक ड्यू तो है प्राइम मिनिस्टर के साथ, और फिर ऑब्वियसली इंटीरियर इंटीरियर या फॉरेन मिनिस्टर के साथ तो जरूर होनी चाहिए। फाइनेंस मिनिस्टर की शायद पहले ही हो जाएगी, क्योंकि अभी नेक्स्ट मंथ आ रहे हैं स्प्रिंग मीटिंग आईएमएफ की और वर्ल्ड बैंक की, तो वो तो यहाँ पर होंगे। और उनकी एक मेरा ख्याल है दोबारा मीटिंग इनके साथ होगी, तब तक हो सकता है कि ये अप्रूव हो जाए कि हम नए प्रोग्राम में जा रहे हैं एमएफ के साथ या हम्म। नहीं, या ऑब्वियसली जाएंगे। सो उनके साथ तो मीटिंग हो जाएगी, लेकिन फॉरेन मिनिस्टर के साथ और प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग के लिए यहाँ से कोई ना कोई ईद के बाद आई गेस जरूर जाएगा। बिल्कुल सही। चले देखते हैं कि फिर उन मुलाकातों में से आगे क्या निकलता है। फिंगर्स क्रॉस्ड। लेकिन मुझे लगता नहीं है, जहाँ से हमने बात शुरू की थी, कि जो हमारा डायस्पोरा है, खासतौर पर जो पीटीआई के हामी है, वो हम्म। अपनी इन कोशिशों को छोड़ेंगे। मुझे लगता है कि वो जारी रखेंगे, और अब देखते हैं कि उनका अगला मूव जो है वो क्या होता है। उस पर हम बात करते रहेंगे। आज वक्त देने के लिए आपका शुक्रिया। जो लोग हमें देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुंचे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से भी ज़रूर आगाह किया करें। वाजिद साहब आपका और जो लोग हमें देख रहे हैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया।